अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है। हमने पिछले टॉपिक्स में यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया था, हमने नेफ्रॉन को डिस्कस किया था जिसमें जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो हो रही है, और हमने जो है वो सारा सिस्टम देखा था कि किस तरह से यूरिन जो है वो किडनी में बन के यूरेटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए से बाहर चला जाएगा। अब हम जब यूरिन की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंपोजिशन में सबसे पहले कलर ऑफ़ यूरिन। कलर ऑफ़ यूरिन जो है वो आपके पास पेल येलो होता है, ठीक है, हल्का सा येलो येलो। और आपके पास ये येलो कलर जो है वो पिगमेंट जिसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम उस पिगमेंट को कहते हैं, और ये आपके पास पिगमेंट बनता है हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की वजह से। इसके अलावा दो मज़ीद पिगमेंट जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं यूरिन में, वो यूरोबिलिन और यूरोएरिथ्रिन। पर आपके पास मोस्ट कॉमन जो पिगमेंट होगा, सबसे ज़्यादा मकदार में जो होगा वो यूरोक्रोम ही होगा। अब आपके पास इस कलर में जो है यूरिन के वो चेंज भी आ सकता है। हम ये कलर जो डिस्कस करेंगे नॉर्मल कंडीशन में, हमारे पास इसमें चेंज भी आ सकता है जब एक पर्सन कोई ड्रग ले रहा है या कोई ऐसे केमिकल ले रहा है जिसका कलर है वो कलर भी जो है वो आपके यूरिन के ज़रिए से बाहर आएगा। जिस तरह के अगर आप बी कम्प्लेक्स जो है वो मेडिसिन ड्रग वगैरह लेते हो तो आपके पास जो है वो उसका कलर जो है यूरिन का येलो से डार्क येलो, पेल येलो से डार्क येलो या ब्राउनिश कलर का भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर, उसकी स्मेल कैसी होती है। उसमें वो कहता है कि एक पिक्यूलर सी आपके पास बैड स्मेल होती है यूरिन की, जो कि यूरिन नोट की वजह से होती है। और वो कहता है कि यूरिन जब पास आउट कर दें तो उसके बाद आपको जो है थोड़े अरसे बाद ज़्यादा पंजेंट और स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ये स्मेल इस वजह से होती है कि यूरिया डिग्रेड हो रहा होता है अमोनिया में। तो वो अमोनिया की एक्चुअली जो स्मेल है वो ज़्यादा पंजेंट है। तो वो कह रहा है कि आपके पास यूरिन आउट की वजह से यूरिन की बैड स्मेल होती है, लेकिन जब एक्सक्रीट आउट आप कर देते हो तो आपको कुछ टाइम के बाद उसकी बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो पंजेंट स्मेल इस वजह से आ रही होती है कि यूरिन जो है वो अमोनिया में चेंज हो रहा होता है, उसमें डिग्रेड हो रहा होता है। हमने कलर को देखा, ऑर्डर को देखा, अब हमने जो है वो देखना है कि इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी जो है वो यूरिन की कैसी है, कितनी है। तो इसकी स्पेसिफ़िक ग्रेविटी यूरिन की जो है वो 1.1003 से 1.003 से 1.04 तक होती है, जिसका मतलब है कि वाटर से स्लाइटली हैवियर है, थोड़ा सा आपके पास वाटर से ज़्यादा इसका वेट है, ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम पॉइंट जो देख रहे हैं वो टोनिसिटी, यानी कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो कैसी होती है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को आपको पता है कि कंसंट्रेशन इसकी हाइपरटोनिक फॉर्म है, लेकिन वो कहता है कि आपके पास ये हाइपोटोनिक भी हो सकता है कि अगर एक पर्सन जो है वो फ्लूइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा एक्सेसिव वाटर जो है वो ले रहा है, तो यूरिन जो है वो आपके पास हाइपोटोनिक होगा। वॉल्यूम ऑफ यूरिन वो कहता है कि आप कितना यूरिन पास आउट कर रहे हो। तो वो कहता है नॉर्मल में आपके पास 1.5 से 1.8 लीटर यूरिन जो है वो आपका आउटपुट 1.5 से 1.8 लीटर तक है, लेकिन ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है अगर जो है वो एक पर्सन फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें जो है वो उसकी जो यूरिन का वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास स्वेटिंग का एक फिनोमिना है, स्वेटिंग के ज़रिए भी वाटर लॉस हो रहा होता है। तो आप जब स्वेटिंग के थ्रू वाटर लॉस हो रहा होगा तो बॉडी कंसंट्रेशन जो है उसमें वाटर जो है उसकी मकदार कम होती जाएगी, तो आपके पास यूरिन भी जो है वो हाइपरटोनिक होता जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कम होगा यूरिन का। तीसरी चीज़ जो डिस्कस करता है वो कहता है कि एंटी डाययूरेटिक सब्सटेंसेस अगर आप लेते हैं, एंटी डाययूरेटिक सब्सटेंसेस लेने से हमारे पास एक हार्मोन होता है ADH जो इनहिबिट हो जाता है। ADH का काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रही होती तो वॉल्यूम भी जो है वो यूरिन का ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एंटी डाययूरेटिक सब्सटेंसेस अगर ज़्यादा लोगे तो यूरिन का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। एंटी डाययूरेटिक आपके जो सब्सटेंसेस हैं इनमें टी, कॉफ़ी, अल्कोहल वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। केमिकल कंपोजिशन,
केमिकल कंपोजिशन यूरिन की क्या होती है, तो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में वाटर है, यूरिया है, अदर थिंग्स हैं जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वाटर जो है हमारे पास 95 to 96% होता है यूरिन के अंदर। 2% हमारे पास यूरिया जो कि मेजर आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिया की फॉर्म में 2% आपका निकलेगा। फिर उसके बाद बाकी जो 2 to 3% आपके पास बच जाएगा वो दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें आपके पास पोटेशियम के आयन, केराटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड है, ऑक्जेलेट्स हैं और फॉस्फेट हैं। तो ये आपके पास थोड़ी सी कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थी यूरिन की। हमने बात की कंसंट्रेशन की, तो हमने कहा कि कंसंट्रेशन आपके पास हाइपरटोनिक होती है पर हाइपोटोनिक भी हो सकती है। अब हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, किस बेस पे हो रही है वो ज़रा सा हम डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की किस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती है। वो कह रहा है कि इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब आपके पास जब वाटर जो है अगर कम हो गया है, उसकी सप्लाई कम है, तो बॉडी जो है उसका सबसे पहला जो फंक्शन होगा उसकी तरजीह होगी कि वो पानी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले, यूरिन के ज़रिए से पानी कम से कम जो है वो ज़ाया हो। अब अगर कम से कम ज़ाया करना है तो यूरिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन होना चाहिए। उसके लिए वो कहता है कि हमारे पास दो चीज़ें काम करती हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए। एक काउंटर करंट मैकेनिज़्म है, दूसरा आपके पास हार्मोनल मैकेनिज़्म है। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो यूरिन की कंसंट्रेशन को जो है वो चेक एंड बैलेंस में रखती हैं। कहता है कि अगर सफिशेंट सप्लाई है वाटर की तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की जो है वो फिल्ट्रेट से जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, उसकी रिलीज़ जो है वो कम हो रही होती है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो ऐसा हार्मोन है जिसने रीअब्जॉर्प्शन करवानी है वाटर की। अगर बॉडी में वाटर की मिक़दार ज़्यादा है तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होना, इसलिए हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, उसकी रिलीज़ वो नहीं निकलेगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास जो है वो रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो आपका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा, यूरिन जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। और फिर वो कहता है कि आपके पास ह्यूमन किडनी जो है उसका जो फंक्शन वो इस तरह से अडेप्टेड है कि वो आपके पास वाटर के लॉस को कम से कम करती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 99.5% तक जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है। फिर वो कहता है कि आपके पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब हमने काउंटर करंट की बात की थी और हार्मोनल मैकेनिज़्म की बात की थी, दोनों मैकेनिज़्म जो हैं वो अलग अलग अब ये डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक में, जिसको मैं ज़रा सी डिटेल आपको बताने लगी हूँ। कि सबसे पहले हमारा जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, आपने काउंटर करंट का मैकेनिज़्म जो डिस्कस किया है वो उसकी हम यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं। उसमें वो आपको कहता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंटर करंट क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि बुक में उसने क्या डिस्कशन की है। काउंटर करंट हम कहते हैं ऐसी चीज़ को जो दो तरफ़ा है, यानी कि अगर आपके पास एक ट्यूब्यूल है उससे अगर चीज़ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रही है तो उसके साथ ही जो उसकी दूसरी ट्यूब्यूल है वो उसमें चीज़ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में मूव करेगी। एक लूप होगा ट्यूब का जिसमें जो है वो चीज़ पहले डिसेंडिंग में मूव कर रही है तो सेकंड पार्ट में असेंडिंग में मूव करेगी। दोनों का करंट एक वॉल्यूम करंट, उनका फ़्लो जो है वो एक दूसरे के काउंटर होगा, एक दूसरे के उलट होगा, ऑपोजिट होगा। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट। करंट यहाँ पे फ़्लो के लिहाज से काउंटर जो है वो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से ऑपोजिट फ़्लो है दोनों का, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट है। हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हमारा जब नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो लूप बन रहे हैं। एक लूप हमारे पास बन रहा है लूप ऑफ हेनले का
आपकी जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है उसका, जो कि आपके पास वॉल्यूम एक दफ़ा नीचे को लेके जा रही है, दूसरी उसकी ट्यूब्यूल में जो है वो वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता है जब वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जब वो आता है तो आपके पास वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, जब दोबारा डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है तो वो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में होता है। सेम उसके ऊपर मौजूद होती है हमारे पास वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि आपके पास जहाँ पे आपकी लूप है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में फ़्लो लेके जा रही है, तो साथ कैपिलरी जो है उसमें ब्लड का फ़्लो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सेम दूसरी साइड जहाँ पे लूप जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जब नीचे की तरफ लेके आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रही है फिल्ट्रेट को, तो साथ से जो आपके पास कैपिलरी गुजर रही है उसमें ब्लड का फ़्लो जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो आपके पास जो है वो आप देखो कि डिसेंडिंग और असेंडिंग दो ऑर्डर्स बन रहे हैं आपके लूप ऑफ हेनले के और वासा रेक्टा के। दोनों आपस में, दोनों की ट्यूब्यूल देखें आपस में काउंटर करंट है दोनों, और आप एक अगर ले लें ट्यूब्यूल और एक कैपिलरी ले लें तो उनका भी करंट जो है वो एक दूसरे से काउंटर करंट है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक फंक्शन है जिसकी वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो यहाँ पे जो चीज़ वो डिस्कस कर रहा है वो कहता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो किडनी का होता है, अगर आप कॉर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन में जाएं किडनी के, तो आपके पास वो कंसंट्रेशन जो है वो ऑस्मोलैलिटी जो है वो किडनी में ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो यूरिया जो है वो मौजूद होता है, आपके पास यहाँ पे सोल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? किसी भी ऑर्गन के अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको हम इंटरस्टिशियल कहेंगे। इंटरस्टिशियल से मुराद है बॉडी का अपना या ऑर्गन का किसी पार्ट का अपना कोई चीज़, अपना कोई टिश्यू, अपना कोई फ्लूइड वो हो सकता है, उसके लिए हम इंटरस्टिशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास जैसे ही कॉर्टेक्स से मेडुलरी रीजन में जाते हैं, मेडुला वाले रीजन में जाते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है और मेडुला में जितने भी आपके जिस्टा मेडुलरी हैं उनमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड जो है वो आपके पास यूरिन बनता है, क्योंकि कॉर्टिकल जो हैं उनमें लूप ऑफ हेनले थोड़ा है, जबकि आपके पास जिस्टा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया है रीअब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। ठीक है, तो कहता है इस मैकेनिज़्म में आपके पास जो है ऑस्मोटिक फ्लो आउटफ्लो होता है फिल्ट्रेट का, यानी आपके पास ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे, अब हमने जो है वो कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी में जो है वो कहता है कि जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैपिलरी का ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो हमारे पास वहाँ पे जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो क्लोराइड और सोडियम के आयंस जो हैं वो अंदर मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, जबकि हमारे पास इंटरस्टिशियल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ चीज़ ने मूव करना है, तो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम के जो आयंस हैं वो मूव कर जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरी की तरफ। पर जैसे ही कैपिलरी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, बाहर की तरफ जब वो निकलने लगेगा ब्लड, तो वहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो हमारे पास जो है वो कैल्शियम के और सोडियम के आयंस जो हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो बन रहा है। ये सारा तमाम मैकेनिज़्म इसलिए है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पे हमारे पास इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन कहीं भी चेंज नहीं होनी, कंसंट्रेशन वैसी ही रहनी है। इसी वजह से हमारे पास जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ कंसंट्रेशन कम से ज़्यादा होती चली जाती है कि आपके पास जो है वो ज़्यादा जो हैं वो आयंस जो हैं वो निकल रहे होते हैं नीचे वाले हिस्से में, कम जो है वो ऊपर वाले हिस्से में, और इसी तरह से जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला का जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो बरकरार रहती है। कॉर्टेक्स में जो है वो कम कंसंट्रेटेड फॉर्म है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की और मेडुला में ज़्यादा है।
इसी तरह वो कहता है कि आपके पास जो है वो लूप ऑफ हेनले जो है, जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें जो है वो चीज़ फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, तो वो आपके पास वो जो ट्यूब्यूल होती है वो ज़रा पतली होती है, वहाँ से वो परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है वो आपके पास सोडियम और क्लोराइड की आयन के लिए। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वहाँ पे अंदर मूव कर सकेंगे, बाहर मूव नहीं करते। वहाँ पे बाहर जो आपके पास मूव कर रही होगी डिसेंडिंग लूप, जो पहली वाली लूप है जहाँ से नीचे की तरफ फिल्ट्रेट जा रहा है, वहाँ से सिर्फ पानी निकलेगा। उसके अलावा फिर वो आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे चला जाता है, तो कहता है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो आपके पास वाटर को फ्लो से आउटफ्लो रोकता है। इसके अलावा वो जो है वो सोडियम के आयंस जो हैं वो उसकी हायर कंसंट्रेशन को सस्टेन करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड के वहाँ से सोडियम के आयंस जो है वो निकाल रहा होगा। डिसेंडिंग जब लूप होगी उसमें सोडियम के आयन जा रहे हैं इसमें भी, और जब असेंडिंग में जाएगी यही लूप ऑफ हेनले, तो वहाँ से आपके पास सोडियम के आयन निकलेंगे। इस तरह आपके पास किडनी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, एक आपके पास जो है वो रीएब्जॉर्प्शन हो गई, जो वाटर निकला है आपके पास असेंडिंग में, जब यहाँ पे आपके वासरेक्टा जो है वो डिसेंडिंग में आपके पास जब वाटर निकला है तो वासरेक्टा असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा होगा, इसने वापस जो है वो बॉडी में ब्लड को लेके जाना है, किडनी से लेके वाटर जो है वो उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरी जो है मेन आपकी, ये देखेंगे आपके पास इसने बनाया हुआ है ब्लड फ्लो भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास जो है वो उसने उसको भी बना के दिखाया हुआ है आपके पास लूप ऑफ हेनले को भी। कंसंट्रेशन देखें, मिली ऑस्मोल जो है वो आपके पास ऑस्मोलैलिटी जो है वो 300, 600, 900 और 1200, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा हो रही है। इसी तरह आपके पास जो है वो वाटर निकलता हुआ दिखाया है आपको। ट्यूब्यूल येलो कलर की ट्यूब्यूल है आपकी लूप ऑफ हेनले की, और रेड जो है वो आपका वासरेक्टा है। ठीक है, तो आपके पास डिसेंडिंग लूप है जहाँ से वाटर निकल रहा है और वाटर दाखिल हो रहा है असेंडिंग लूप वासरेक्टा की। इसी तरह आपके पास जो दूसरी चीज़ होती है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपके पास जो है वो वाटर जो है वो बाहर निकलता है, उसके साथ जो है सोडियम और क्लोराइड जो हैं वो आपके वापस जाएंगे, और थोड़ी सी मिकदार निकलेगी यूरिया की। ये यूरिया जो है वो आपने देखना है सिर्फ 2% यूरिया निकला है, थोड़ी सी मिकदार यूरिया की बॉडी को, किडनी को रिक्वायर्ड होती है अपना बैलेंस मेंटेन रखने की। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपके पास जो है वो मेंटेन रहेगा। अब ये देख लें, ये आपको जो है वो दोबारा से जो है वो सिर्फ ट्यूब्यूलर पार्ट उन्होंने बना के दिखाया हुआ है, जिसमें जो है वाटर और सोडियम क्लोराइड की मूवमेंट जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से है। वाटर आपके पास निकलेगा एक डिसेंडिंग लूप में, असेंडिंग लूप में आपके पास जो है वो निकल रहा है सोडियम क्लोराइड, जबकि दोबारा से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से जो है वो वाटर भी निकल रहा है, यूरिया भी निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड भी होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज़्म, ये तमाम आपका जो काउंटर करंट का मैकेनिज़्म है, इसको जो कुछ हार्मोन्स भी जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके पास। वो कहता है एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम जो है वो आपके पास जब असेंडिंग लिम्ब में या थिक लूप ऑफ हेनले में हो रही है, तो ये आपके पास इसको परमिएबल करने के लिए जो हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन है, और ये हार्मोन निकलता है आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स में। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर मौजूद था उसके कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकल रहा है एल्डोस्टेरोन, जो कि लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, वो हेल्प करेगा एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम में। दूसरा वो कहता है कि आपके पास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी डिपेंड करती है ADH पे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पे, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से ये रिलीज़ होता है, और आपके पास ये एक्ट करता है ADH एक्ट करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे। आपके पास ADH जो है वो ज़्यादा होगा तो वाटर की जो है वो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। अगर ADH की मिकदार जो है वो कम होगी तो आपके पास वाटर जो है वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। इस तरह हमारे पास जो है वो जितना आपके पास जो है काउंटर करंट ज़्यादा होगा उतना आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन की ज़्यादा होगी। इसी तरह आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जितना ADH कम होगा
उतनी आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जितना एडीएच जो है वो आप कंसंट्रेशन जो है वो एडीएच ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एडीएच कम होगा तो आपके पास यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में जो है वो यूरिन पास आउट होगा। तो ये आपके 2 मैकेनिज़्म थे जो हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।